दिल्ली में मॉनसून का आना एक अलग ही अंदाज रखता है। ये केवल बारिश नहीं होती, ये गर्मी के खिलाफ एक चुनौती, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक फिल्मी पृष्ठभूमि होती है। आरव के लिए एक संघर्षरत आर्किटेक्ट जो एक टेढ़ी मेढ़ी दुनिया में सीधी रेखाएं खींचने में विश्वास रखता था, ये मॉनसून एक अलग तरह का तूफान लेकर आया। मंगलवार की शाम 4:30 बजे थे। वसंत कुंज सेक्टर 15 के ऊपर आसमान का रंग गहरे जामुनी रंग जैसा था। आरव अपने छोटे पानी के धब्बों वाले किराए के अपार्टमेंट में सिकुड़ा बैठा था। एक कॉरपोरेट हाई राइज के लिए एक खाली ब्लूप्रिंट को घूर रहा था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे वो लगभग खोने ही वाला था। हवा गीली मिट्टी और अस्तित्व के डर से भरी हुई थी। उसने थके हुए हाथ से अपने हमेशा बिखरे बालों को सहलाया। सीधी रेखाएं आरव, उन्हें सीधा रखो, उसने बड़बड़ाया। लेकिन उसकी रेखाएं धुंधली हो रही थीं। उसे प्रेरणा चाहिए थी, एक सफलता, या बस एक भटकाओ इससे पहले कि वो अपना लैपटॉप खिड़की से बाहर फेंक दे। और तभी संगीत शुरू हुआ। ये दिल्ली का सामान्य शोर नहीं था। ये एक सरोद का एकल, चुनौती भरा स्वर था, शुद्ध और मर्मभेदी, बरसती बारिश को चीरता हुआ। ये राग मल्हार था, वर्षा की धुन, लेकिन एक कच्ची और लगभग दिल तोड़ देने वाली तीव्रता के साथ बजाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उदासी एक तार वाले वाद्य यंत्र के माध्यम से भागने की कोशिश कर रही हो। आरव, जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आत्मा आमतौर पर सीमेंट की धूल की तरह सूखी रहती थी, उसने एक अपरिचित खिंचाव महसूस किया। उसने ब्लूप्रिंट को छोड़ा, अपनी संकरी बालकनी पर गया और नीचे झांका। संगीत पहली मंजिल के अपार्टमेंट से आ रहा था, जो महीनों से खाली पड़ा था। अब बालकनी के दरवाजे खुले थे और वो वहां थी। वो पालथी मारकर बैठी थी। एक सरोद, एक सुंदर बिला फ्रेट वाला वाद्य यंत्र उसकी गोद में टिका था। उसके कपड़े साधारण थे, एक पुरानी सूती कुर्ता और जीन्स, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी भी तरह से साधारण नहीं थी। उसके लंबे काले बाल ढीली चोटी में बंधे थे और उसके चेहरे पर एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि मानो वो अपनी गर्मी उत्पन्न कर रही हो। लेकिन ये आंखें थीं जिसने आरव की सांस रोक दी। वो बंद थीं, लंबी गीली पलकों से ढकी हुई थीं और वो एक अविश्वसनीय विनाशकारी दर्द लिए हुए थी। सरोद की धुन उसी दर्द का सीधा अनुवाद थी। वो सुंदर थी, हाँ, एक उग्र, अनियंत्रित तरीके से, लेकिन उससे भी ज्यादा वो चुंबकीय थी। वो अपना पूरा अस्तित्व उस संगीत में उड़ेल रही थी। आरव अपने ब्लूप्रिंट, अपनी समय सीमा, बढ़ते कर्ज को भूल गया। वो बस वहीं खड़ा रहा, बारिश की बौछारों से भीगता हुआ, एक निजी प्रदर्शन का मौन, अनिच्छुक दर्शक। अचानक राग के बीच में, ठीक तभी जब धुन एक शानदार पीड़ादायक चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी, तार टूट गया। ट्वैंग! आवाज तीखी थी, अंतिम और क्रूर। संगीत तुरंत मर गया। लड़की की आंखें अचानक खुल गईं। उसने टूटे हुए तार को शुद्ध अछूती क्रोध की अभिव्यक्ति के साथ घूरा। एक पल के लिए उसने बस सांस ली, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। फिर एक चीख के साथ, जो पूरी तरह से मौन थी लेकिन आरव के दिल में जोर से गूंजी, उसने सुंदर सरोद को उठाया और बालकनी के फर्श पर पटक दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तब तक जब तक महोगनी की लकड़ी चटक न गई और तार ढीले होकर टूटे हुए विचारों की तरह उलझ न गए। आरव पीछे हट गया। उसका हाथ स्वाभाविक रूप से उसके सीने पर चला गया। ये गहरे, आत्मविनाशकारी निराशा का क्षण था जिसे एक पूर्ण अजनबी ने देखा था। वो खड़ी हुई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांप रहे थे और वो अंदर चली गई। दरवाजे जोर से बंद कर दिए। टूटा हुआ सरोद युद्ध की हताहत वस्तु की तरह बारिश में पड़ा रहा। अगली सुबह हवा साफ थी, सूरज निकला हुआ था और टूटा हुआ सरोद गायब था। आरव ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वो डरावनी धुन और उसके विनाशकारी क्रोध की छवि लगातार दखल दे रही थी। दोपहर के आसपास जब वो एक बहुत जरूरी चाय पीने के लिए सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, तो उसने उसे देखा। वो मुख्य गेट पर खड़ी थी, बुजुर्ग मकान मालिकिन श्रीमती शर्मा के साथ बहस कर रही थी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बचा हुआ किराया चुका दूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, लड़की कह रही थी। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी लेकिन नियंत्रित। लेकिन सानवी बेटा, श्रीमती शर्मा अपने चश्मे को संभालते हुए शिकायत करी। समझौता और डिपॉजिट? सानवी नाम ऐसा लगा जैसे कल उसने सुनी बारिश की नरम फुसफुसाहट थी। आरव ने किसी का ध्यान दिए बिना उनसे गुजरने की कोशिश की, लेकिन सानवी अचानक मुड़ी, उसकी आंखें उसकी आंखों से मिल गईं।
वो पकड़ा गया। उसकी आंखें, वही आंखें जिनमें कल एक तूफान था, अब ठंडी, रक्षात्मक और तेज बुद्धि वाली थी। वो जानती थी कि उसने देखा था। एक गहरा सन्नाटा था, एक आवेशित पल जो उनके बीच एक कसे हुए तार की तरह खिंच गया। तुम, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी और खतरनाक तरीके से सुसंजित थी। तुम तीसरी मंजिल वाले हो ना, जो घूरता है? आरव को अपने गले में गर्मी महसूस हुई। वो झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने संगीत सुना था। वो सुंदर था। मैंने आज तक जो सुना है उसमें सबसे सुंदर। सानवी के चेहरे के भाव नर्म नहीं हुए, वे कठोर हो गए। वो एक कदम और करीब आई, उसकी जगह में घुस गई। उसकी महक चंदन और बारिश की उसे तुरंत महसूस हुई। वो सुंदर नहीं था। उसने जहर की तरह शब्दों को थूका। वो टूटा हुआ था, बाकी सब की तरह ही। वो रुकी। उसकी नज़र उस पर दौड़ गई, उसके थके हुए कपड़े और उसके हाथ में पकड़े आर्किटेक्ट के पोर्टफोलियो को खारिज करते हुए। और तुम, उसने कहा, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट तक गिल गई, जिसे वही सुन सकता था। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी जिंदगी की एक झलक देखी? तुमने एक प्रदर्शन देखा। असली नाटक हमेशा छिपा रहता है। उसने उसे एक तीखी कड़वी मुस्कान दी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। घूरो मत, मिस्टर सीधी रेखाएं। तुम शायद कुछ ऐसा देख लो जो तुम्हारी पूरी दुनिया को बर्बाद कर दे। फिर इससे पहले कि आरव कोई जवाब सोच पाता, वो मुड़ी, जमीन से एक छोटा बैकपैक उठाया और गेट से निकलकर व्यस्त दिल्ली की सड़क में चली गई। उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से उसके मल्हार के स्वर एक दिन पहले गायब हो गए थे। आरव वहीं खड़ा रहा, जड़वत। उसके शब्द घूरो मत एक चुनौती, एक दांव की तरह लगे। वो जा रही है। वो चली गई। लेकिन जब वो वापस सीढ़ियों से ऊपर गया तो उसका दिमाग अब उसके ब्लूप्रिंट पर नहीं था। उसे अचानक उसे ढूंढने, उसके संगीत में छिपे उस गहरे विनाशकारी दर्द को समझने की एक तीव्र नब्ज महसूस हुई। वो असली नाटक देखना चाहता था जिसे वो छिपा कर रखी थी। वो जानता था कि उसे उसे जाने देना चाहिए। वो परेशानी थी, भावनात्मक अराजकता का एक तूफान जो उसके स्थिर भले ही उबाऊ जीवन को बर्बाद कर सकता था। वो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा। वो रुका। वो इस भावना को झटक नहीं सकता था कि उसने केवल एक लड़की को अपना वाद्य यंत्र तोड़ते हुए नहीं देखा था। उसने एक कहानी की शुरुआत देखी थी जिसमें वो शामिल था। एक कहानी जिसने अब उसे एक खुली हुई अधूरी ख्वाहिश के साथ छोड़ दिया था। सानवी के जाने को अब 2 दिन हो चुके थे। आरव अपने अपार्टमेंट में बैठा अपनी आर्किटेक्ट की मेज पर रखे ब्लूप्रिंट को घूर रहा था। डिजाइन बहुत साफ था, एकदम परफेक्ट, जैसी उसकी जिंदगी होनी चाहिए थी। पर अब उसे सब बेजान लग रहा था। उसने मेज पर एक कागज रखा, उस पर पेंसिल चलाई। उसने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, बल्कि एक टूटा हुआ सरोद बनाया जिसके तार बेतरतीब ढंग से फैले हुए थे। घूरो मत, मिस्टर सीधी रेखाएं। सानवी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने कभी किसी लड़की पर इस तरह ध्यान नहीं दिया था। उसकी जिंदगी में सब कुछ तय था, नौकरी, पैसे बचाना, अगले साल अपना स्टूडियो खोलना। लेकिन सानवी, वो एक अचानक बज उठी धुन थी जिसने उसकी सारी योजनाएं गड़बड़ कर दी थी। आरव को अपनी जिम्मेदारी याद आई। प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ था। बॉस का फोन आने वाला था। उसे अब भी नहीं पता था कि सानवी कौन थी, कहाँ से आई थी और इतनी गुस्से वाली क्यों थी। वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक बूंद की तरह थी जो मिलनी नामुमकिन थी। लेकिन फिर उसे वो मल्हार याद आया। उस संगीत में जो दर्द था वो किसी बनावटी चीज का नहीं था, वो असली था। और आरव, जो भावनाओं को हमेशा दबाता था, उस दर्द से जुड़ गया था। आरव ने फैसला कर लिया, वो उसे ढूंढेगा, कम से कम ये जानने के लिए कि वो सुरक्षित है या नहीं। ये उसका अधूरा ख्वाब था और वो इसे यूं ही टूटते नहीं देख सकता था। सबसे पहले वो मकान मालकिन श्रीमती शर्मा के पास गया। आंटी जी, आरव ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या आप मुझे सानवी जी के बारे में कुछ बता सकती हैं? श्रीमती शर्मा ने उसे अजीब नजरों से देखा। देखो बेटा, वो बहुत अजीब लड़की थी। बस 2 हफ्ते के लिए आई थी। कहा था कि संगीत की ट्रेनिंग के लिए आई है। संगीत? आरव चौंक गया। क्या उसने किसी अकेडमी का नाम बताया था? हाँ हाँ, कुछ रंगमंच कला केंद्र जैसा नाम था, कनॉट प्लेस की तरफ। कह रही थी कि वहां उसका दाखिला पक्का नहीं हुआ, इसलिए वो गुस्सा थी। और हाँ, उसने सारा डिपॉजिट छोड़ दिया, बस जाने की जल्दी थी। मुझे लगा कोई पारिवारिक समस्या होगी। आरव के हाथ में एक सूत्र लग गया था, रंगमंच कला केंद्र, कनॉट प्लेस। शुक्रिया आंटी जी, आरव ने कहा। अब उसके पास एक दिशा थी। शाम को जब उसका काम खत्म हुआ, आरव अपने प्रोजेक्ट को किनारे रखकर कनॉट प्लेस के लिए निकल गया। एक आर्किटेक्ट को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन इस समय दिल दिमाग पर हावी था।
कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल हमेशा की तरह भीड़ और शोर से भरा था। बड़ी मुश्किल से आरव को कला केंद्र मिला, जो एक पुरानी इमारत की ऊपरी मंजिल पर था। अंदर हवा में इत्र और पुराने कागजों की महक थी। एक बुजुर्ग शांत स्वभाव के व्यक्ति, शायद डायरेक्टर साहब, सामने बैठे थे। आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा, नमस्ते सर, मैं सानवी नाम की एक छात्रा के बारे में पूछने आया हूँ। वो सरोद बजाती है। डायरेक्टर साहब ने अपने रजिस्टर में देखा। सानवी? हाँ, उसकी फाइल यहाँ है। सानवी वर्मा 1 महीने पहले आई थी, बहुत प्रतिभाशाली। मैंने उसे ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। आरव हैरान रह गया। क्यों सर, वो इतना अच्छा बजाती है? डायरेक्टर साहब ने उदास होकर सिर हिलाया। उसका संगीत अद्भुत है बेटा, वो आग है। लेकिन उस आग के साथ बहुत अंधेरा है। जब वो सरोद बजाती है तो लगता है जैसे वो किसी को सजा दे रही है, खुद को या अपने संगीत को। मैंने उसे कहा, बेटी, जब तक तुम अपने दर्द को शांति नहीं दोगी, तुम कला को पूरा नहीं कर पाओगी। तुम्हें पहले अपनी जिंदगी ठीक करनी होगी। वो नाराज हो गई और चली गई। आरव को पहली बार सानवी की आत्मा में झांकने का मौका मिला। वो टूटी हुई थी और उसका संगीत उसका चीखना था। क्या आपके पास उसका कोई दूसरा पता या फोन नंबर है? आरव ने पूछा उम्मीद में। डायरेक्टर साहब ने एक पर्ची आरव को दी। ये उसके गांव के पते का एड्रेस है, शिमला से थोड़ा आगे। उसने कहा था कि शायद अब मैं वहीं जाऊंगी। आरव ने पर्ची को कसकर पकड़ लिया। शिमला? दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर, बर्फीले पहाड़ों में? एक आर्किटेक्ट के लिए जिसने कभी अपनी आरामदेह कुर्सी नहीं छोड़ी थी, ये पागलपन था। उसके पास क्लाइंट मीटिंग थी और उसे अपनी पूरी सैलरी अगले महीने के किराए में देनी थी। लेकिन सानवी की टूटी हुई धुन उसके दिमाग में गूंज रही थी। आरव ने कला केंद्र से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया कि जब उसने सानवी को सरोद तोड़ते देखा था तो उसने खुद से कहा था कि वो सीधी रेखाएं खींचने वाला आदमी है। लेकिन अब उस पल उसने अपने फोन में शिमला की बस का टिकट बुक कर लिया। उसने अपने सीधे रास्ते को छोड़कर टेढ़े-मेढ़े पहाड़ी रास्ते को चुन लिया था। वो जानता था कि वो सिर्फ एक लड़की को ढूंढने नहीं जा रहा है, वो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने जा रहा है, एक ख्वाब जो उसे पता भी नहीं था कि उसने देखना शुरू कर दिया है। अब आरव शिमला के लिए निकल पड़ा है। क्या वो उसे पहाड़ों में ढूंढ पाएगा? और सानवी अपने गांव में उस दर्द से कैसे निपटेगी जिसने उसे उसका सरोद तोड़ने पर मजबूर कर दिया था? आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी मर्जी से दिल्ली की गर्मी छोड़कर बिना किसी प्लान के पहाड़ों की ओर भागेगा। उसकी शिमला की बस पूरी रात चलती रही। सुबह जब वो जागा तो ठंडी बर्फीली हवा ने उसका स्वागत किया। हवा में देवदार के पेड़ों की ताज़ी खुशबू थी और दूर दूर तक फैली शांति थी, जो दिल्ली के शोर से बिल्कुल अलग थी। बस से उतरकर उसने डायरेक्टर साहब द्वारा दी गई पर्ची निकाली। पता था, गांव रुद्राक्ष, शिमला से 40 किलोमीटर आगे। शिमला से रुद्राक्ष तक जाने के लिए उसे एक छोटी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चलने वाली पुरानी जीप मिली। सफर के दौरान आरव ने बाहर देखा। हर मोड़ पर खूबसूरत नज़ारे थे, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोच रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ? एक ऐसी लड़की के पीछे भाग रहा हूँ जो मुझे जानती भी नहीं और जो मुझसे नाराज होकर गई थी। ये सब पागलपन था, लेकिन उस पागलपन में एक सुकून था। शायद सानवी की तरह उसे भी अपनी सीधी रेखाओं से बाहर निकलने की जरूरत थी। दोपहर होते होते जीप एक छोटे से लगभग छिपे हुए से गांव रुद्राक्ष में रुकी। ये गांव केवल 10-12 लकड़ी और पत्थरों के छोटे छोटे घरों का समूह था। यहाँ अजीब सी गहरी खामोशी छाई हुई थी। आरव ने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, नमस्ते दादी जी, क्या आप सानवी वर्मा के घर का पता बता सकती हैं? दादी जी ने पहले आरव को ऊपर से नीचे तक घूरा, जैसे वो कोई अजनबी एलियन हो। फिर उन्होंने एक पुराने थोड़ा अलग खड़े घर की तरफ इशारा किया, जिसकी खिड़कियां बंद थी और दरवाजे पर पुराना ताला लगा था। वहां, दादी जी ने फुसफुसाते हुए कहा, वो घर मास्टर जी का था। सानवी, वो कुछ दिन पहले आई थी लेकिन सुबह ही चली गई। आरव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। चली गई? कहाँ? पता नहीं बेटा, वो बहुत उदास थी। आई, घर का सामान देखा, कुछ जरूरी कागजात लिए और वापस शहर चली गई। दादी जी ने आगे कहा, उस घर पर बुरी छाया है। उसके माता पिता, मास्टर जी और उनकी पत्नी, दोनों 5 साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। सानवी उसी के बाद से यहाँ नहीं रुकी। आरव को अब समझ आया कि सानवी का दर्द कितना गहरा था। वो सिर्फ एक टूटी हुई कलाकार नहीं थी, वो एक टूटी हुई बेटी थी जिसका घर उजड़ गया था। आरव टूटा हुआ महसूस कर रहा था। इतनी लंबी यात्रा, इतना सारा जोखिम, और वो फिर देर हो गया। सानवी फिर से धुएं की तरह गायब हो गई थी।
वो मास्टर जी के उस पुराने घर के पास गया। लकड़ी का वो घर बहुत सुंदर था, लेकिन अब बेजान लग रहा था। दरवाजे पर धूल जमी थी। आरव ने दरवाजे के पास जमीन पर देखा। वहां मिट्टी में एक ताजा निशान था, किसी जूते का नहीं, बल्कि एक बाग का जो जमीन पर रखा गया हो। और उसी निशान के पास उसे कुछ दिखा। वो एक छोटी मुड़ी हुई पर्ची थी, जो शायद सानवी की जेब से गिर गई होगी। आरव ने उसे उठाया। पर्ची पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कुछ पता लिखा था। मंजिल स्टूडियोज, पुराना दिल्ली, दरियागंज। और नीचे एक अधूरा फोन नंबर था, केवल पहले 6 अंक। आरव के चेहरे पर आशा की एक हल्की सी किरण चमकी। सानवी ने गांव के घर से कुछ कागजात लिए थे। शायद वो इस मंजिल स्टूडियो से जुड़ी हुई थी। वो संगीत को सजा दे रही थी, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाई थी। आरव के पास अब एक नया मिशन और एक नया पता था। पुराना दिल्ली, वो दिल्ली का हिस्सा जहाँ की गलियां उसके जैसे सीधे साधे लोगों के लिए एक भूल भुलैया होती हैं। आरव ने तुरंत जीप वाले को वापस शिमला चलने के लिए कहा। उसने अपने दिल में एक वादा किया, सानवी, चाहे तुम कितनी बार भी भागो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। मैं तुम्हारी धुन को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। पहाड़ों की ताज़ी हवा अब उसकी मंजिल नहीं थी। उसकी मंजिल अब दिल्ली की पुरानी और उलझी हुई गलियों में थी, जहां उसे उस लड़की को ढूंढना था जिसने उसकी जिंदगी की सीधी रेखाओं को टेढ़ा कर दिया था। आरव जानता था कि मंजिल स्टूडियोज पर जो रहस्य खुलेगा, वो उसके और सानवी के बीच के फासले को या तो हमेशा के लिए मिटा देगा, या फिर दोनों को और दूर कर देगा। अगली सुबह आरव दिल्ली वापस आ गया। शिमला के शांत पहाड़ों के बाद पुरानी दिल्ली के दरियागंज की भीड़ और शोर उस पर किसी हमले की तरह लगे। स्कूटरों की कान फोड़ू आवाजें, बाजार की हलचल और इतिहास की भारी महक। ये वो जगह थी जहां सीधी रेखाओं वाले आरव को शायद कभी नहीं आना चाहिए था। उसके हाथ में बस एक कागज का टुकड़ा था, मंजिल स्टूडियोज और एक अधूरा फोन नंबर। लगभग 2 घंटे तक संकरी गलियों में भटकने के बाद, जहां 2 लोग मुश्किल से गुजर पाते थे, आरव को आखिरकार वो जगह मिली। मंजिल स्टूडियोज एक पुरानी खस्ताहाल हवेली के भूतल पर था। नाम से लगता था कि ये कोई शानदार जगह होगी, पर असल में ये एक धूल भरी संगीत की दुकान थी, जिसके बाहर एक छोटा पीला बोर्ड लगा था। आरव ने अंदर कदम रखा। दुकान में पुराने जमाने के हारमोनियम, तबले और वीणाएं रखी थीं। अंदर एक 50-55 साल के दुबले पतले सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति बैठे थे, जो कुछ कागजों पर झुके हुए थे। उनके माथे पर एक पुरानी चिंता की लकीर थी। नमस्ते, मैं मंजिल स्टूडियोज के बारे में पूछ रहा था, आरव ने पूछा। आदमी ने धीरे से सिर उठाया। मैं उस्ताद साहिब, इसे चलाता हूँ। तुम कौन हो और तुम्हें इस बंद जगह का पता कैसे चला? उनकी आवाज में संदेह था। आरव ने अपनी कहानी संक्षेप में बताई। सानवी का संगीत, उसका गुस्सा, टूटा हुआ सरोद और शिमला के घर से मिली पर्ची। उसने उस्ताद साहब को वो पर्ची भी दिखाई। उस्ताद साहब ने पर्ची देखी और उनकी आंखें भर आईं। हाँ, सानवी, मेरी बच्ची। आरव चौंक गया। आप उसे जानते हैं? जानता हूँ। ये घर उसका है बेटा। ये स्टूडियो उसके पिता मास्टर जी ने शुरू किया था। उस्ताद साहब ने गहरी सांस ली। मास्टर जी मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। 5 साल पहले उनके देहांत के बाद ये स्टूडियो बंद हो गया। सानवी ने गांव जाने से पहले ये पर्ची मुझे दी थी, शायद इसलिए कि मैं स्टूडियो की देखभाल करूं। आरव को अब सानवी के दर्द का असली कारण समझ में आया। सरोद सिर्फ एक वाद्ययंत्र नहीं था, वो उसके पिता की विरासत थी। जब उसने उसे तोड़ा, तो वो अपने पिता से जुड़ी हर चीज को तोड़ रही थी, ताकि उसे और दर्द ना हो। क्या सानवी यहाँ आई थी? आरव ने पूछा। हाँ, वो शिमला से आई थी। वो यहाँ आई, उसने अंदर एक बार देखा, बस। वो बहुत थकी हुई और टूटी लग रही थी। वो अपने पिता की तरह इस स्टूडियो को फिर से शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और कुछ दबाव भी था। दबाव? कैसा दबाव? उस्ताद साहब ने दरवाजे की तरफ देखा और आवाज धीमी कर ली। ये जगह बहुत कीमती है। एक बड़ा बिल्डर इसे खरीदकर एक मॉल बनाना चाहता है। वो जानता है कि सानवी अब अकेली है और उसके पास कागजात पूरे नहीं हैं। वो उसे परेशान कर रहा है। सानवी ने क्या किया? आरव ने पूछा। उसने मना कर दिया। वो अपने पिता की आखिरी निशानी नहीं बेचना चाहती। लेकिन जब वो यहाँ से गई, तो उसने कहा था कि वो कुछ समय के लिए किसी सहेली के घर जा रही है, शायद विशाल सिंह से बचने के लिए। मुझे फ़ोन नंबर नहीं पता, लेकिन वो अपने साथ एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा ले गई थी, जो उसके पिता ने उसे दिया था। आरव को याद आया।
उसने शिमला में भी उसी छोटे बैग का निशान देखा था। क्या आपके पास सानवी के किसी करीबी दोस्त का पता है? उस्ताद साहब ने सोचा। हाँ, उसकी एक पुरानी दोस्त थी, जो शायद दिल्ली में ही रहती है। नाम था नेहा। वो भी संगीतकार है, शायद अमर संगीत एकेडमी करोल बाग में पढ़ाती है। आरव का दिमाग तेजी से चल रहा था। एक तरफ वो लड़की थी जिससे उसे प्यार होने लगा था, और दूसरी तरफ विशाल सिंह नाम का एक नया और बड़ा खतरा। आरव एक आर्किटेक्ट था। वो इमारतों को बनाता था, तोड़ता नहीं। लेकिन यहाँ इमारत यानी स्टूडियो खतरे में थी, और इंसान यानी सानवी भी। उसने उस्ताद साहब को सांत्वना दी। उस्ताद साहब, मैं सानवी को ढूंढ लूंगा, और मैं स्टूडियो को भी बचाने की कोशिश करूंगा। उस्ताद साहब ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, लेकिन विशाल सिंह एक खतरनाक आदमी है। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था कि अब ये सिर्फ तलाश नहीं, बल्कि एक जंग थी। उसका अगला कदम नेहा को ढूंढना था, जो सानवी का ठिकाना बता सकती थी। आरव ने दरवाजे से बाहर कदम रखा। पुरानी दिल्ली के भीड़ अब उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि चुनौती दे रही थी। उसकी सीधी रेखाएं अब टेढ़ी मेढ़ी रास्तों में बदल चुकी थी, लेकिन उसके दिल का इरादा पहले से कहीं ज्यादा सीधा और मजबूत था। आरव दरियागंज की गलियों से निकलकर करोल बाग पहुंचा। अमर संगीत अकेडमी एक बड़ी, आधुनिक बिल्डिंग के पहले माले पर थी, पुरानी दिल्ली के मंजिल स्टूडियो से बिल्कुल उलट। अंदर का माहौल अनुशासन और संगीत से भरा था। आरव ने रिसेप्शन पर नेहा के बारे में पूछा। नेहा लगभग 25 साल की, तेज तरार और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। जब वो आरव से मिली तो उसने सीधे सवाल किया, आप सानवी के कौन हैं? वो मुश्किल में है, और मैं किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकती। आरव ने नेहा को पूरी सच्चाई बताई। कैसे उसने सानवी का संगीत सुना, कैसे वो सरोड टूटा, और कैसे वो शिमला और दरियागंज तक उसका पीछा करते हुए आया। उसने विशाल सिंह के खतरे का जिक्र भी किया। नेहा ने आरव की आंखों में सच्चाई देखी। वो थोड़ा शांत हुई। हाँ, सानवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और हाँ, वो मुसीबत में है। वो कहाँ है? आरव ने बेचैनी से पूछा। नेहा ने धीरे से कहा, वो मेरे साथ ही है। पुरानी दिल्ली के शोर से बचने के लिए वो मेरे एक छोटे खाली हॉस्टल रूम में रुकी हुई है, यहीं पास में। वो किसी पर भरोसा नहीं कर रही है, खासकर पुरुषों पर। नेहा ने आरव को चेतावनी दी। सानवी बहुत नाजुक हालत में है। उसे लगता है कि उसके पिता की मौत की वजह उसका संगीत है। उसने सरोड तोड़ दिया क्योंकि वो इसे हमेशा के लिए छोड़ना चाहती है, और विशाल सिंह की वजह से वो बहुत डरी हुई है। नेहा आरव को हॉस्टल रूम के बाहर ले गई। आरव, तुम अंदर जाओगे? मैं उसे बताकर गई थी कि मेरे अंकल मिलने आए हैं। प्लीज, उसे डराना मत। वो अपनी भावनाओं को छिपाती है, पर अंदर से वो बहुत कमजोर है। आरव ने दरवाजा खटखटाया। आओ अंकल। अंदर से धीमी आवाज आई। आरव ने दरवाजा खोला। सानवी बैठी थी, एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। उसने आरव को देखा तो किताब गिर पड़ी। उसकी आंखें पहले अविश्वास और फिर क्रोध से भर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने धीरे से दरवाजा बंद किया। उसने अपने हाथ उठाकर कहा, सानवी, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया। मैं तुम्हारी अधूरी कहानी को समझने आया हूँ। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने तुम्हारा संगीत सुना है, राग मल्हार, और मैंने तुम्हारा दर्द भी देखा है जब तुमने अपना सरोड तोड़ा। मैंने तुम्हारे पिता के मंजिल स्टूडियोज के बारे में जाना है, और मैं जानता हूं कि विशाल सिंह तुम्हें परेशान कर रहा है। सानवी का चेहरा पीला पड़ गया। विशाल? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पिता के दोस्त उस्ताद साहिब ने बताया। सानवी, तुम अकेली नहीं हो। तुम क्यों भाग रही हो? अपने दर्द से, अपनी विरासत से। सानवी की आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर पीछे हट गई। तुम नहीं समझोगे। मुझे ये सब छोड़ना होगा। ये स्टूडियो, ये संगीत, ये श्रापित है। इसी ने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। आरव को पहली बार उसकी सच्चाई दिखी। सानवी को लगता था कि उसके संगीत के जुनून ने उसके परिवार को बर्बाद किया है। आरव ने हिम्मत की और कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक लकड़ी का बक्सा दिया था, क्या वो यहाँ है? सानवी चौंक गई। वो धीरे से पलटी और मेज के नीचे से एक छोटा नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा निकाला। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। इसमें मेरे स्टूडियो के अधूरे कागजात हैं। जैसे ही आरव बक्से के बारे में बात कर रहा था, उसका फोन बजा। एक अज्ञात नंबर था। आरव ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक भारी रूखी आवाज थी। मिस्टर आर्किटेक्ट,
मैंने सुना है आप उन सीधी रेखाओं को छोड़कर दरियागंज की टेढ़ी गलियों में घूम रहे हैं। सानवी वर्मा और उसका पुराना टूटा हुआ स्टूडियो मेरा है, ये तुम्हारा काम नहीं है। आरव समझ गया, ये विशाल सिंह था। तुम कौन हो? आरव ने आवाज को मजबूत रखते हुए पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हारे जैसे बीच में आने वाले लोगों को रास्ते से हटा देता हूं। अगर तुम सानवी के आसपास दिखे या उस बक्से के बारे में बात की तो तुम्हारी अगली ब्लूप्रिंट तुम्हारे सर पर हथौड़े से ठोकी जाएगी। वापस अपनी बोरिंग जिंदगी में जाओ। फोन कट गया। सानवी डर से कांप रही थी। विशाल, उसने तुम्हें भी ढूंढ लिया। अब तुम भी खतरे में हो। आरव ने फोन नीचे रखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक ठोस संकल्प था। उसकी सीधी जिंदगी में पहली बार कोई असली चुनौती आई थी। सानवी, आरव ने कहा, वो तुम्हें इसलिए धमकी दे रहा है क्योंकि उसे डर है। डर इस बात का कि तुम अपनी विरासत वापस ले लोगी। और हाँ, अब ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। मैं तुम्हारा आर्किटेक्ट हूं और अब मैं तुम्हारे जीवन और तुम्हारे स्टूडियो की नींव की रक्षा करूंगा। आरव ने सानवी से कागजात मांगे जो बक्से में थे। कानूनी रूप से लड़ने के लिए मुझे ये जानना होगा कि उस वसीयत में अड़चन क्या है। मैं वकील नहीं हूं, पर मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। सानवी ने हिचकिचाते हुए बक्सा आरव की ओर बढ़ा दिया। इस पल उसे लगा जैसे उसने किसी ताकतवर सहारे पर भरोसा किया है। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह हल्की सी उम्मीद दिखी। ठीक है आरव, सानवी ने कहा, पर अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं अपनी सीधी रेखाओं वाली जिंदगी में वापस चला जाऊंगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, जिससे सानवी को थोड़ी हंसी आ गई। उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। उस टूटे हुए सरोद की तरह हमें इस टूटी हुई नींव को फिर से बनाना होगा। रात हो चुकी थी। आरव और सानवी हॉस्टल रूम की छोटी मेज पर बैठे थे। बीच में वो नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा खुला पड़ा था। नेहा पास के कमरे में थी, पर आरव और सानवी के बीच एक अजीब सी निकटता बन गई थी। आरव ने बक्से से निकाले गए पुराने मुड़े तुड़े कागजात को सानवी की मदद से फैलाया। सानवी अब उतनी नाराज नहीं थी, लेकिन शांत और सावधान थी। ये सब क्या है? आरव ने एक पुराना वसीयतनामा देखते हुए पूछा। सानवी ने बताया, मेरे पिता मास्टर जी ने ये स्टूडियो मेरी माँ के नाम किया था और माँ ने एक शर्त रखी थी। आरव ने कागज को गौर से पढ़ा, अपनी आर्किटेक्ट वाली नजर से जो हर छोटी डिटेल को पकड़ लेती है। अड़चन यहाँ है। आरव ने उंगली रखी। वसीयत में लिखा है कि मंजिल स्टूडियोज को अगले 5 साल के भीतर पूरी तरह से संगीत गतिविधियों के लिए दोबारा खोलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संपत्ति का कुछ हिस्सा एक पुरानी ट्रस्ट को चला जाएगा और उस ट्रस्ट का संरक्षक मतलब पेट्रन इस समय विशाल सिंह है। सानवी का दिल जोर से धड़का। ओ, तो इसका मतलब अगर मैं स्टूडियो को नहीं खोल पाई तो वो कानूनी तौर पर उसे हथिया लेगा? हाँ, आरव ने कहा, और उसे पता है कि तुम डर के मारे उसे खोल नहीं पाओगी। यही उसकी चाल है। 5 साल, और तुम्हारे माता पिता की मौत को 4 साल 11 महीने हो चुके हैं। सानवी ने सिर पकड़ लिया। हमारे पास केवल 1 महीना है। आरव ने कागजात किनारे रखे। उसने सानवी की आंखों में देखा। सानवी, रोने का समय नहीं है। अब मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है। प्लान ए। हमें 1 महीने के अंदर स्टूडियो को पूरी तरह से शुरू करना होगा। कानूनी तौर पर यह साबित करना होगा कि वहां नियमित रूप से संगीत की क्लासेस ये गतिविधियां हो रही हैं। प्लान बी, हमें विशाल सिंह को व्यस्त रखना होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी चाल समझ गए हैं। तुम यहाँ छुपी रहोगी और मैं बाहर का काम संभालूंगा। सानवी ने आरव को देखा। वो लड़का जो कुछ दिन पहले एक अजनबी था, अब उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गया था। लेकिन स्टूडियो तो टूटा हुआ है, उसे मरम्मत की जरूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। सानवी ने निराशा से कहा। आरव ने मुस्कुराया। मैं आर्किटेक्ट हूं सानवी। मैं चीजों को कम खर्च में बेहतर बनाना जानता हूं। और हाँ, मेरे पास अपनी बचत है। मैं इसे एक निवेश के रूप में देखता हूं, तुम्हारे संगीत में निवेश। सानवी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार निराशा के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के। तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो आरव? आरव का दिल धक से किया। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे राग मल्हार को अधूरा सुना था सानवी। मैं अधूरी धुन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और शायद तुम्हारे संगीत में मेरी खोई हुई प्रेरणा छिपी है। अगली सुबह आरव ने करोल बाग से सीधे अपने अपार्टमेंट जाने की योजना बनाई, ताकि वो अपनी जरूरी फाइलें ले आए और उस्ताद साहब से स्टूडियो की चाबी ले सके। वो अपनी बाइक से अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचा ही था कि उसने देखा उसकी बाइक का टायर पंचर है और उसके दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। कोई उसके अपार्टमेंट में घुसा था।
आरव ने तेजी से अंदर कदम रखा। कमरा अस्त व्यस्त था। फाइलें बिखरी थीं, अलमारी खुली थी, लेकिन कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था। आरव समझ गया, ये चोरी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। उसकी मेज पर जहां उसने हमेशा सीधी रेखाओं वाले ब्लूप्रिंट रखे थे, वहां एक गुलाब का कांटा रखा था, और कांटे के नीचे एक छोटा सा कागज था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, तुम्हारा सीधा रास्ता अब बंद, दूर हो जाओ। विशाल सिंह ने पहला वार कर दिया था। उसने आरव को ढूंढ लिया था और उसे पता था कि आरव कहाँ रहता है। आरव ने फोन उठाया और सानवी को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा था, पर उसने घटना को हल्का कर दिया। घबराना नहीं सानवी, बस मेरे घर पर एक छोटा सा हुड़दंग हो गया था। अब मैं सीधे दरियागंज जा रहा हूँ। उस्ताद साहब से मिलूंगा और हम मंजिल स्टूडियोज की मरम्मत शुरू करेंगे। फोन रखने के बाद आरव को लगा कि ये लड़ाई अब व्यक्तिगत हो गई है। विशाल सिंह ने उसकी सुरक्षित जगह पर हमला किया था। उसी पल हॉस्टल रूम में सानवी ने लकड़ी का बक्सा बंद किया। उसकी उंगलियां बक्से पर बनी नक्काशी पर थीं। उसने नेहा से कहा, नेहा, मुझे आरव के पास जाना होगा। वो मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। मैं यहाँ छुपकर नहीं बैठ सकती। अब मैं भागूंगी नहीं। सानवी ने एक बैग उठाया, जिसमें कुछ कपड़े, पैसे और वो लकड़ी का बक्सा था। वो जानती थी कि उसे अब आरव की सीधी रेखाओं की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके साथ खड़े होने की जरूरत थी। जब आरव दरियागंज में उस्ताद साहब से चाबी लेकर मंजिल स्टूडियो के सामने पहुंचा, तो उसने देखा एक लड़की, सानवी, दरवाजे पर खड़ी थी। मैं आ गई, उसने कहा। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि संकल्प था। ये मेरा घर है और मैं इसे तुम्हारे साथ मिलकर बचाऊंगी। अब तुम अकेले नहीं हो। आरव ने मुस्कुराकर चाबी निकाली। उस पल पुरानी दिल्ली की धूल भरी गली में एक नया गहरा रिश्ता शुरू हुआ। संगीत और वास्तुकला, कला और तर्क का अनोखा मिलन। अगले कुछ दिन आरव और सानवी की जिंदगी के सबसे थका देने वाले मगर संतोषजनक दिन थे। मंजिल स्टूडियोज की पुरानी हवेली अंदर से बदहाल थी। टूटी दीवारें, जाले और 5 साल की धूल। आरव ने अपनी आर्किटेक्ट वाली बुद्धि लगाई। उसने एक सरल लेकिन प्रभावी डिजाइन तैयार किया। सानवी ने अपनी बचत और आरव के निवेश को मिलाकर सबसे जरूरी सामानों, सीमेंट, प्लास्टर और सफेद पेंट का इंतजाम किया। सुबह की पहली किरण से लेकर देर रात तक दोनों काम में जुटे रहते थे। आरव जहां दीवारों को मजबूत करता, वहीं सानवी फर्श को साफ करती और पुराने संगीत उपकरणों को चमकाती। आरव की सीधी रेखाओं वाली दुनिया और सानवी की कलात्मक दुनिया पहली बार एक साथ आ रही थीं। एक दोपहर आरव एक दीवार पर प्लास्टर कर रहा था और सानवी ने अचानक उसे एक पुराने अखबार का टुकड़ा दिखाया। देखो आरव, ये पापा की पहली परफॉर्मेंस की खबर है। उन्होंने इस जगह को अपनी मंजिल कहा था। आरव ने गीले हाथों से वह टुकड़ा लिया। उसने सानवी की आंखों में देखा, जो उस पल अपने पिता को याद कर रही थी। आरव को महसूस हुआ कि वह इस विरासत को बचाकर केवल स्टूडियो को नहीं, बल्कि सानवी के टूटे हुए दिल को भी ठीक कर रहा है। काम करते करते दोनों के बीच एक अटूट बंधन बन गया था। आरव ने देखा कि सानवी के चेहरे पर अब गुस्से की जगह हल्की सी मुस्कान रहती थी। सानवी ने देखा कि आरव कितना मेहनती और देखभाल करने वाला है। एक रात दोनों थककर वहीं फर्श पर बैठे थे। चारों ओर पेंट के डब्बे और औजार बिखरे थे। सानवी ने आरव से पूछा, तुम अपनी सीधी रेखाओं को कितना पसंद करते हो? आरव हंसा, बहुत, क्योंकि वे मुझे भटकाव से बचाती हैं। लेकिन तुम मेरे जीवन में पहली टेढ़ी खूबसूरत रेखा हो जिसे मैं सीधा नहीं करना चाहता। सानवी का दिल पिघल गया। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, वह राग मल्हार, मैंने उसे क्यों तोड़ा आरव? आरव ने प्यार से उसके हाथ को छुआ। क्योंकि तुम आजाद होना चाहती थी। तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम संगीत को एक बोझ समझने लगी थी। तुमने उस सरोद को नहीं, बल्कि अपने दर्द को तोड़ा। आरव ने अपनी बात पूरी की। लेकिन अब तुम आजाद हो, ये स्टूडियो आजाद है। तुम दोबारा बजाना क्यों नहीं शुरू करती? सानवी की आंखों में डर था। मैं डरती हूं, अगर मैं फिर से बजाऊंगी और कुछ बुरा हुआ तो? फिर से बजाओ, आरव ने हौसला दिया। लेकिन इस बार राग मल्हार नहीं, इस बार अपने नए भविष्य का राग बजाओ। मैं तुम्हारा पहला श्रोता बनूंगा। सानवी ने अपने पिता का एक पुराना छोटा हल्का गिटार उठाया, जो मरम्मत के बाद चमक रहा था। उसने आंखें बंद की और अपनी उंगलियां तारों पर रखीं। इस बार संगीत में पीड़ा नहीं, बल्कि आशा थी। ये एक धीमा मीठा नया राग था,
जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को ढूंढ रही हों। आरव ने आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि इस धुन का नाम क्या था। प्यार। उनका काम लगभग पूरा हो चुका था और उद्घाटन के लिए केवल 1 हफ्ता बाकी था। एक शाम जब आरव और सानवी एक छोटी सी बिजली की तार ठीक कर रहे थे तो उन्होंने सुना, बाहर गली में जोरदार आवाजें आ रही थी। स्टूडियो के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और फिर दरवाजा धक्के से खुल गया। सामने विशाल सिंह खड़ा था, मोटा, चमकदार कपड़े पहने, और उसके साथ 2-3 भारी भरकम आदमी थे। विशाल सिंह की आंखें गुस्से से लाल थीं। तुम, मिस्टर आर्किटेक्ट, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। उसने सानवी को देखा। और तुम छोटी लड़की, तुम इस स्टूडियो में फिर से जहर घोलने आ गई। मैंने सोचा था तुम भाग गई होगी। आरव तुरंत सानवी के सामने खड़ा हो गया। ये तुम्हारा स्टूडियो है विशाल सिंह, और हम इसे खोल रहे हैं। अब तुम यहां से जाओ। विशाल सिंह जोर से हंसा। तुम इसे खोल रहे हो? तुमने शायद वसीयत ठीक से नहीं पढ़ी। स्टूडियो को नियमित रूप से खुला होना चाहिए, और मुझे पता है कि तुम 1 महीने बाद इसे फिर से बंद कर दोगे। उसने अपने आदमी को इशारा किया। वे अंदर घुसने लगे। मैं इस मंजिल पर एक अंतिम चेतावनी देता हूं। इसे अभी छोड़ दो, वरना। आरव ने मुड़कर सानवी को देखा। सानवी के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अटूट निश्चय था। उसने जोर से कहा, वरना क्या विशाल सिंह? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। विशाल सिंह ने आरव की आंखों में देखा। ठीक है, तुमने चुनौती दी है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। उसने जेब से एक कागज निकाला और उसे फर्श पर फेंक दिया। ये एक कानूनी नोटिस है। अगर तुम 7 दिन के अंदर मंजिल स्टूडियोज का पहला आधिकारिक प्रोग्राम नहीं कर पाते हो, जिसमें कम से कम 20 लोग शामिल हों और जो प्रेस में प्रकाशित हो, तो मैं इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर सील कर दूंगा। ये मेरी आखिरी चाल है। विशाल सिंह और उसके आदमी चले गए। आरव ने कागज उठाया। केवल 7 दिन, 20 लोग, प्रेस कवरेज, और उनके पास कोई संगीतकार नहीं था, कोई छात्र नहीं था और कोई मार्केटिंग बजट नहीं था। आरव ने सानवी की ओर देखा। 7 दिन सानवी, हम क्या करेंगे? सानवी मुस्कुराई। उस मुस्कान में प्यार, संगीत और हिम्मत थी। तुम आर्किटेक्ट हो आरव, तुम नींव बनाना जानते हो, और मैं संगीतकार हूं। मैं जानती हूं कि सही धुन लोगों को कैसे खींच लाती है। हम करेंगे। विशाल सिंह के नोटिस के बाद आरव और सानवी के पास सांस लेने का समय नहीं था। उन्हें 7 दिनों में एक सफल उद्घाटन समारोह आयोजित करना था। आरव ने अपने सारे संपर्क लगाए। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों को फोन किया जो पत्रकारिता और इवेंट मैनेजमेंट में थे। उसने स्टूडियो के बाहर एक बड़ा सुंदर बैनर डिजाइन किया जिस पर लिखा था, मंजिल स्टूडियोज, जहां संगीत कभी नहीं मरता। उसने सुनिश्चित किया कि स्टूडियो की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था एकदम सही हो। सानवी ने उस्ताद साहिब की मदद से दिल्ली के कुछ जूनियर संगीतकारों से संपर्क किया। उसने खुद हर रोज अभ्यास करना शुरू किया। अब उसके सरोद में वो पुरानी उदासी नहीं थी, एक तेज और आशा भरा स्वर था। उसने हर उस व्यक्ति को फोन किया जिसे वो जानती थी, नेहा, पुराने पड़ोसी, यहाँ तक कि वो बुजुर्ग दादी भी जो शिमला के गांव में मिली थीं। 6ठा दिन था। आरव और सानवी थकान से चूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक दूसरे के लिए गहरा प्यार और आत्मविश्वास था। आरव ने मेज पर रखे हुए आमंत्रण कार्ड देखे। हमें केवल 20 लोगों की जरूरत है सानवी, हमारे पास अब तक 15 लोगों ने आने की पुष्टि की है, और एक स्थानीय रिपोर्टर भी आने को तैयार हो गया है। सानवी मुस्कुराई। हम करेंगे आरव, मुझे पहली बार लग रहा है कि मेरे पापा का ख्वाब पूरा हो रहा है। उसी शाम आरव और सानवी ने स्टूडियो में आखिरी बार अभ्यास किया। सानवी सरोद बजा रही थी और आरव एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर उसे सुन रहा था। धूम खत्म होने पर आरव उठा, सानवी के पास गया और धीरे से उसके हाथ से सरोद लिया। तुम महान हो सानवी। सानवी ने आरव की आंखों में देखा। पहली बार उसने अपनी रक्षात्मक दीवारें पूरी तरह गिरा दी। तुमने मुझे ये आजादी दी आरव, मुझे लगा था कि मैं हमेशा अकेली रहूंगी। आरव ने धीरे से सानवी का हाथ पकड़ा। उनका पहला स्पर्श था, कोमल और सच्चा। तुम अकेली नहीं हो आरव, मैं तुम्हारा आर्किटेक्ट हूँ और अब मैं तुम्हारी हर धुन की नींव हूँ। वे दोनों एक पल के लिए एक दूसरे के करीब आए और पुरानी हवेली के उस छोटे से कोने में उनके बीच प्यार का एक अनकहा इकरार हुआ। स्टूडियो को शानदार ढंग से सजाया गया था। उस्ताद साहब सुबह से ही खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। शाम 7 बजे का समय था। 6:30 पर आरव और सानवी दरवाजे पर खड़े होकर अतिथियों का इंतजार कर रहे थे। 6:45 पर कोई नहीं आया। 7 बजे केवल उस्ताद साहब, नेहा और एक पुरानी पड़ोसन आई थी। कुल 3 लोग। आरव के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। क्या हुआ? सबने आने की पुष्टि की थी? नेहा ने अपना फोन चेक किया।
मेरे पास कई दोस्तों के मैसेज है, वे कह रहे हैं कि रास्ते बंद है, पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है किसी सरकारी काम की वजह से। आरव का दिल डूब गया। वो समझ गया ये विशाल सिंह की चाल थी। उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके झूठी नाकेबंदी करवा दी थी ताकि कोई भी अतिथि मंजिल स्टूडियोज तक ना पहुंच पाए। उसका मकसद कानूनी नोटिस की शर्त को नाकाम करना था। तभी दरवाजे पर जोरदार आवाज हुई। विशाल सिंह और उसका वकील अंदर घुसे। समय समाप्त। विशाल सिंह ने घमंडी हंसी हंसते हुए कहा, मिस्टर आर्किटेक्ट, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारा सीधा रास्ता यहाँ काम नहीं करेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, केवल 4 लोग, 20 लोग नहीं। अब ये संपत्ति कानूनी रूप से मेरी है। उसने वकील से कहा, नोटिस दो, इस जगह को सील करो। सानवी जमीन पर पड़े टूटे निमंत्रण कार्ड को देखती रही। वो पूरी तरह हार मान चुकी थी। उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी उदासी आ गई। आरव ने सानवी का हाथ कसकर पकड़ा और उसके कान में फुसफुसाया, सानवी, ये अंत नहीं है। हमें लड़ने के लिए 20 लोगों की जरूरत नहीं, हमें बस एक अद्भुत राग चाहिए। सानवी ने आरव को देखा। उसकी हिम्मत, उसका प्यार, उसी ने उसे उठाया। उसने विशाल सिंह की आंखों में देखा और एक निर्णायक सांस ली। ठीक है विशाल सिंह, तुमने लोगों को आने से रोका, लेकिन तुम संगीत को नहीं रोक सकते। मैं अपनी शर्त पूरी करती हूँ। उसने तेजी से अपना सरोद उठाया, उसे अपनी गोद में रखा और आंखें बंद कर लीं। बाहर दरियागंज की गलियों में शोर था, लेकिन स्टूडियो के अंदर पूर्ण शांति थी। और फिर सानवी ने बजाना शुरू किया। ये ना राग मल्हार था, ना कोई नया कोमल राग। ये एक उग्र, तेज और विद्रोही राग था। उसके सरोद के तार चीख रहे थे, स्टूडियो की दीवारों से गूंज रहे थे। ये बगावत का संगीत था, अपने पिता की विरासत को बचाने का संगीत, आरव के प्यार का इकरार करने का संगीत। संगीत इतना शक्तिशाली था कि विशाल सिंह और उसका वकील भी अपनी जगह पर जम गए। और फिर जादू हुआ। सरोद की धुन सुनकर बाहर की गली के राहगीर, चाय वाले और आसपास के दुकानदार खिंचे चले आए। वे दरवाजे पर, खिड़कियों पर, स्टूडियो के हर कोने में खड़े हो गए। 20 लोग नहीं, शायद 50 से ज्यादा लोग। सानवी ने आंखें खोली और विशाल सिंह को देखा। विशाल सिंह, तुम लोगों को अंदर आने से रोक सकते हो, पर तुम संगीत को अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। आरव ने मुस्कुराकर भीड़ की तरफ देखा। विशाल सिंह, उसने विजयी अंदाज में कहा, वसीयत में बस 20 लोगों का जिक्र है जो संगीत कार्यक्रम में शामिल हो। तुम गिनती कर सकते हो। और हाँ, दरवाजे पर वो स्थानीय रिपोर्टर भी खड़ा है। विशाल सिंह का चेहरा क्रोध और अपमान से काला पड़ गया। वो हार चुका था। उसने गुस्से से कागज फाड़ा और स्टूडियो से बाहर निकल गया। हार की कड़वाहट उसके मुंह में थी। स्टूडियो बच गया था। आरव और सानवी ने एक दूसरे को देखा। उस भीड़ के बीच, संगीत की गूंज में, उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये केवल जीत नहीं थी, ये उनके प्यार का पहला जोरदार इकरार था। उद्घाटन समारोह की शानदार सफलता ने मंजिल स्टूडियोज को कानूनी लड़ाई में जीत दिला दी थी। अगले कुछ हफ्तों में स्टूडियो को नई जिंदगी मिल गई। स्थानीय अखबारों में उनकी कहानी छपी। एक आर्किटेक्ट और एक संगीतकार ने मिलकर कैसे एक पुरानी विरासत को बचाया। आरव ने अपने आर्किटेक्ट का काम फिर से शुरू किया, लेकिन अब उसका दफ्तर दरियागंज में मंजिल स्टूडियोज के एक छोटे से कोने में था। वह सुबह ब्लूप्रिंट पर काम करता और शाम को सानवी के संगीत छात्रों की मेजें व्यवस्थित करता। सानवी अब केवल एक संघर्षरत कलाकार नहीं थी, वह मंजिल स्टूडियोज की मालकिन और उस्ताद थी। उसने नए सिरे से सरोद सिखाना शुरू किया। स्टूडियो में अब हमेशा बच्चों की हंसी, तबले की थाप और सरोद की मधुर धुन गूंजती रहती थी। आरव और सानवी का रिश्ता प्यार, दोस्ती और सम्मान की एक अनोखी धुन बन चुका था। वे अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सानवी अब आरव के लिए चाय बनाती और आरव उसके संगीत की आलोचना करता, केवल तारीफ ही करता। एक शाम जब स्टूडियो खाली था तो सानवी ने आरव से पूछा, आरव, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम्हारी बचत, तुम्हारा समय, क्या तुम दिल्ली वापस नहीं जाना चाहते अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए? आरव ने सानवी का हाथ अपने हाथ में लिया। सानवी, मेरे लिए सीधी रेखाएं बस कागज पर थीं। मेरी असली मंजिल तो यहाँ है, तुम्हारे संगीत में। अब मैं जहाँ हूँ वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन हमें अब तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचना होगा। आरव ने सानवी को एक गंभीर प्रस्ताव दिया। सानवी, हमें मंजिल स्टूडियोज को और मजबूत बनाना होगा। विशाल सिंह हार गया है, पर वह चुप नहीं बैठेगा। हमें इस स्टूडियो को कानूनी रूप से एक बड़ी ट्रस्ट में बदलना होगा, ताकि भविष्य में इसे कोई और ना छीन सके। और हाँ, आरव ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। और हाँ, सानवी वर्मा,
मैं उस अधूरे राग को पूरा करना चाहता हूँ जो तुमने उस बारिश वाली रात को शुरू किया था। मैंने तुम्हारे पिता की विरासत बचाई है, अब मैं अपनी विरासत बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी सह संगीतकार बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सानवी की आंखों में आंसू आ गए। ये आरव का सीधा साधा सच्चा इकरार था, कोई नाटकीय अंदाज नहीं, बस विश्वास और प्यार की नींव। हाँ आरव, सानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम मेरे जीवन की वो सबसे सुंदर सीधी रेखा हो जिसने मेरे सारे टेढ़े मेढ़े सवालों को हल कर दिया। उन्होंने उस स्टूडियो में गले लगाया जहां उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। उनकी खुशी ज्यादा देर न टिकी। अगले ही दिन जब आरव और सानवी ट्रस्ट के कागजात पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे थे, तो नेहा स्टूडियो में भागती हुई आई। वो घबराई हुई थी। आरव, सानवी, मैंने अभी अभी विशाल सिंह के आदमियों को फोन पर बात करते सुना है। वे जानते हैं कि तुम ट्रस्ट बना रहे हो। क्या? आरव चौंक गया। लेकिन ये बात तो केवल हमारे वकील को पता थी। नेहा ने बताया, विशाल सिंह ने कानूनी तरीके से हारने के बाद अब गैर कानूनी रास्ता अपनाया है। आज रात वो और उसके आदमी स्टूडियो में आग लगाने वाले हैं। आरव और सानवी के चेहरे पर डर छा गया। आग, एक ऐसी चीज जो उनकी सारी मेहनत, उनके पिता की विरासत और उनके अधूरे ख्वाब को एक पल में राख कर सकती थी। आज रात? सानवी ने कहा। उसका दिल कांप रहा था। आरव ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने सानवी का हाथ कसकर पकड़ा। सानवी, तुम यहां से तुरंत निकलो। तुम सुरक्षित जगह जाओ, मैं पुलिस को फोन करता हूं। नहीं, सानवी ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, ये मेरा घर है। हम विशाल सिंह को इसे तबाह नहीं करने देंगे। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। आरव जानता था कि सानवी सही कह रही थी। अगर वे केवल पुलिस को बुलाते तो विशाल सिंह बच सकता था और बाद में फिर हमला करता। उन्हें इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना था। रात 11 बजे मंजिल स्टूडियोज में चारों ओर गहरा अंधेरा था। आरव और सानवी उस्ताद साहब को पास के घर में छोड़कर स्टूडियो के अंदर एक कोने में छिपे हुए थे। उन्होंने नेहा को पहले ही पुलिस स्टेशन भेज दिया था। स्टूडियो में भयानक खामोशी थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। 2 परछाइयां अंदर आईं। टॉर्च की रोशनी में आरव ने देखा, ये विशाल सिंह नहीं था, बल्कि उसके 2 मुख्य गुंडे थे। उनके हाथों में पेट्रोल के डिब्बे थे। गुंडों ने सावधानी से स्टूडियो के दरवाजे बंद किए और पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। पुराने हारमोनियम, सरोद के स्टैंड और आरव की ब्लूप्रिंट पर। आरव ने सानवी की ओर देखा। अब कार्यवाही का समय था। जैसे ही एक गुंडे ने लाइटर जलाने की कोशिश की, आरव अंधेरे से बाहर निकला। रुक जाओ! आरव ने जोर से चिंघाड़ा। गुंडे चौंक गए। टॉर्च की रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ी। तुम यहां क्या कर रहे हो? गुंडे ने हकलाते हुए कहा। आरव को पता था कि शारीरिक लड़ाई में वो नहीं जीत सकता था। उसने दिमाग से काम लिया। पीछे देखो! आरव ने जोर से चिल्लाया। गुंडों ने पलटा। उसी पल सानवी ने स्टूडियो की छत पर लगे एक पुराने मेटल के हुक को जोर से खींच दिया, जिसे आरव ने मरम्मत के दौरान ढीला छोड़ दिया था। धड़ाम! हुक जमीन पर गिरकर जोरदार आवाज करता हुआ गुंडों के पैरों के पास से गुजरा। वे डर के मारे चिल्ला पड़े और पेट्रोल के डिब्बे गिरा दिए। उसी समय बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी। नेहा सही समय पर पुलिस को लेकर आ गई थी। आरव और सानवी ने एक दूसरे को देखा। एक बार फिर प्यार और दिमाग ने क्रूरता को हरा दिया। मंजिल स्टूडियोज को आग लगाने की विशाल सिंह की आखिरी कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने दोनों गुंडों को रंगे हाथों पकड़ा और उनके बयान के आधार पर विशाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई थी। आरव की सीधी रेखाओं वाली साफ सोच और सानवी की कलात्मक हिम्मत ने मिलकर बुराई को हमेशा के लिए हरा दिया था। स्टूडियो सुरक्षित था। अगले दिन आरव और सानवी ने अपने वकील के साथ मिलकर मंजिल स्टूडियोज को एक मास्टर जी संगीत और कला ट्रस्ट में बदल दिया। अब ये स्टूडियो हमेशा के लिए सुरक्षित था और इसका उद्देश्य था गरीब बच्चों को मुफ्त संगीत शिक्षा देना, जैसा सानवी के पिता चाहते थे। ये जीत केवल संपत्ति की नहीं थी, ये प्यार और विश्वास की जीत थी। कुछ हफ्ते बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। मंजिल स्टूडियोज छात्रों से भरा रहता था और आरव का छोटा सा आर्किटेक्चर दफ्तर भी चल रहा था। एक शांत शाम आरव और सानवी छत पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था और हवा में हल्की सी ठंडक थी। तुम्हारा अधूरा ख्वाब अब पूरा हो गया सानवी, आरव ने प्यार से कहा। सानवी ने आरव के कंधे पर सिर रखा।
नहीं आरव, ये ख्वाब मेरे पापा ने देखा था। मेरा ख्वाब तो तुम हो। तुमने मुझे सिखाया कि दर्द और संगीत को अलग अलग रखना जरूरी है। तुमने मुझे मेरे अस्तित्व से मिलाया, आरव ने हंसते हुए कहा। और तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी केवल सीधी रेखाओं का जोड़ नहीं है, ये एक सुंदर टेढ़ी मेढ़ी धुन भी है। सानवी ने उसकी आंखों में देखा। अब हमें अपने नए ख्वाब पर काम करना है। कौन सा ख्वाब? आरव ने पूछा। शादी वाला ख्वाब, सानवी ने शर्माते हुए कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी की पार्टी मंजिल स्टूडियोज में हो और मैं तुम्हारे लिए राग मल्हार बजाना चाहती हूँ, पर इस बार वो खुशी का राग होगा, वादा। आरव ने सानवी का माथा चूमा। मुझे मंजूर है। और फिर वो दिन आया। मंजिल स्टूडियोज को सफ़ेद फूलों और सुनहरी रोशनी से सजाया गया था। ये एक छोटी प्यारी सी शादी थी जिसमें उस्ताद साहब, नेहा, आरव के दोस्त और स्टूडियो के सारे छात्र शामिल थे। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सानवी ने अपना नया चमकता हुआ सरोद उठाया। उसने एक सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर शांति और प्रेम की चमक थी। उसने आंखें बंद की और राग मल्हार शुरू किया। लेकिन ये वो राग नहीं था जिसे आरव ने उस तूफानी शाम को सुना था। उस संगीत में अब विरह नहीं, बल्कि मिलन था। वो धुन कभी ऊंची उठती, जैसे किसी ने मुश्किलों पर विजय पाई हो, और कभी धीमी होती, जैसे दो दिल एक दूसरे से प्यार का वादा कर रहे हों। जब धुन खत्म हुई तो सबने खड़े होकर तालियां बजाईं। सानवी ने आंखें खोलीं और आरव को देखा। आरव ने भीड़ में माइक पकड़ा। सानवी, ये तुम्हारा राग है, मेरी जिंदगी की धुन। अब मैं स्टूडियो के लिए एक आखिरी ब्लूप्रिंट बनाना चाहता हूँ। उसने कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। ये कोई तकनीकी नक्शा नहीं था, बल्कि उनके भविष्य का वादा था। आज से मंजिल स्टूडियोज के परिसर में एक नया कमरा जोड़ा जाएगा। ये कमरा आरव और सानवी का घर कहलाएगा। ये स्टूडियो सिर्फ संगीत नहीं सिखाएगा, बल्कि प्यार और हिम्मत भी सिखाएगा। आरव ने सानवी की ओर देखा। मैं तुम्हारा अधूरा ख्वाब पूरा करने आया था सानवी, और आज तुम मेरी पूरी मंजिल बन गई हो। सीधी रेखाएं और टेढ़े राग मिलकर सबसे सुंदर डिजाइन बनाते हैं। सानवी ने आरव के हाथ में अपना हाथ दिया। हमेशा के लिए, आरव। दिल्ली की पुरानी धूल भरी गली में दो विपरीत आत्माओं ने न केवल एक विरासत को बचाया, बल्कि अपने लिए एक नया मधुर भविष्य भी बनाया। वो स्टूडियो जो कभी उदासी का घर था, अब प्यार की गूंज से भर गया था। आरव और सानवी ने एक साथ कदम बढ़ाया। उनकी कहानी सिर्फ एक रोमांटिक प्रेम कहानी नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण थी कि अगर इरादे सीधे हों तो जिंदगी की सबसे टेढ़ी मेढ़ी राहें भी आपको आपकी सच्ची मंजिल तक ले जाती हैं। और उस दिन से हर शाम दरियागंज के शांत माहौल में मंजिल स्टूडियो से आने वाले सरोद और वास्तुकला के अनोखे मिलन की धुन आसपास के लोगों को प्यार और आशा का संदेश देती रही।